नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कोविड-19 के प्रबंध की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सहित कई अन्य दलों के नेताओं ने लिया भाग। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर हुई 51% से अधिक। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 84 सक्रिय मामले। असम के धेमाजी जिले के जोनाई में एक ही परिवार से 6 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। राज्य सचिवालय ईटानगर में आयोजित रक्तदान शिविर में अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया रक्तदान। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने प्रदेश के ब्लड बैंकों में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रक्तदान को बढ़ावा देने की अपील। कोविड-19 के प्रबंधन की समीक्षा करने के लिए आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। बैठक में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सहित कई अन्य दलों के नेताओं ने भाग लिया। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन और दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोविड-19 के प्रकोप की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना आपदा को एक चुनौती के रूप में लिया है और इससे निपटने के लिए कई बड़े तथा महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोविड-19 के प्रकोप का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इससे निपटने के लिए देशवासियों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। चीन के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है। रक्षा मंत्री ने विपक्ष को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार सीमा पर गतिविधियों के बारे में संसद या किसी अन्य को अंधेरे में नहीं रखेगी और उपयुक्त समय पर विस्तृत जानकारी उनके साथ साझा की जाएगी। हम अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान, नेशनल प्राइड से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जो विवाद भारत और चीन के बीच पैदा हुआ है, इस समय मिलिट्री लेवल पर बातचीत चल रही है। चाइना ने भी यह इच्छा व्यक्त की है कि बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। हम लोगों की भी यह कोशिश है कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत के द्वारा इंडो चाइना के बीच जो इस समय टसल है, इसका समाधान निकाला जाए। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर अब 51% से अधिक हो गई है। कोरोना संक्रमित करीब 1,70,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,419 लोग संक्रमण के बाद स्वस्थ हुए हैं। देश में इस समय लगभग 1,53,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 11,502 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने इनसे मिलाकर देश में संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 3,32,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 325 लोगों की मौत होने के साथ ही देश भर में मरने वालों की संख्या 9,520 हो गई है। संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर 2.86% हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में कल शाम तक जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के 84 सक्रिय मामले हैं और 7 व्यक्ति इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य भर में अब तक 15,000 से अधिक लोगों का कोविड जांच के लिए सैंपल लिया जा चुका है। इधर असम में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 4,158 हो गई है, जिसमें से 2,187 सक्रिय मामले हैं और 1,960 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक असम में 8 लोगों की मौत हो गई है। इधर आज अरुणाचल प्रदेश ईस्ट सियांग जिले के
लगे पड़ोसी राज्य असम के धेमाजी जिले के जोनाई में एक ही परिवार के 6 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें से 2 बच्चे शामिल हैं। ये सभी लोग गत 9 जून को केरल से वापस आए थे और होम क्वारंटीन में थे। इन्हें धेमाजी जिला अस्पताल में भेज दिया गया है और पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। राज्य सचिवालय में विश्व रक्तदान दिवस के तहत आज रक्तदान शिविर लगाया गया। अरुणाचल वॉलंटरी ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा राज्य सचिवालय के सहयोग से आयोजित इस रक्तदान शिविर में राज्य सरकार के कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने प्रदेश के ब्लड बैंकों में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रक्तदान को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी इलाकों में एक निश्चित अंतराल पर रक्तदान के बारे में जन जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया। ब्लड सब आदमी का रिकॉर्ड है, इसलिए ब्लड से ब्लड डोनेशन करके हम कोई अपने बहन को सेव कर सकता है, कोई अपने माँ को सेव करता है, अपने भाई को सेव करता है, अपने पिताजी को सेव कर सकता है। इसलिए हम ब्लड डोनेशन देते हैं, क्योंकि हम मेडिकल में मैटरनिटी हो, न्यूट्रिमेंटल हो और जो किडनी ऑपरेशन हो, किडनी का डायलिसिस हो, सब में ब्लड का एवरी मिनट्स में जरूरत है। तो उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग रेडीमेड और आर्टिफिशियली ब्लड बना नहीं सकता है। इसलिए हम सब अपने दिल से सपोर्ट करके वॉलंटरीली योगदान देना चाहिए। और इसमें मैं आप सबको फिर अनुरोध करना चाहूँगा, आपका जो ब्लड जो वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है सारा स्टेट में, सारा डिस्ट्रिक्ट में फैलाना है और डिस्ट्रिक्ट में हम लोग रजिस्टर रखना है ठीक से, क्योंकि कहीं भी एक्सीडेंट का कोई भी ब्लड जरूरी होने से वहाँ का नंबर हम लोग जानना चाहिए, वहाँ में कौन रेडी है, कौन ये हम लोग को दे सकता है। तो इसलिए सारा स्टेट में हम लोग एक तो ब्लड जो डोनर्स का एक तो व्हाट्सएप नंबर जानने से ठीक है। वही भी डिस्ट्रिक्ट में एनी आदमी जो डिक्लेयर एक्सीडेंट हो गया, बाद जरूरी ब्लड का रिक्वायरमेंट हो गया, तो और सारा पब्लिक को भी रिक्वेस्ट और अनुरोध करना चाहूँगा जो हम ब्लड डोनेशन करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2017 में तीसरा स्थान हासिल करने वाली हीबू कापी ने कहा है कि सफलता के लिए योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करना और अपनी रुचि के अनुसार विषय का चयन जरूरी है। उन्होंने स्वीकार किया कि कोचिंग से तैयारी में सहायता मिलती है, इसके बावजूद सेल्फ स्टडी काफ़ी मायने रखता है। मिस हीबू कापी ने युवाओं को एक निश्चित लक्ष्य के साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने का सुझाव दिया। Has their own strategy, but then the ultimate mantra is studying. You know, books, and you're focused on the books. That's the only mantra. There's no any other way. There's no shortcut. So my strategy was, because time is obviously limited, and then the syllabus are vast. So my strategy was to always adhere myself to the syllabus. I always had a syllabus with me whenever I started studying. So ऐसा होने से क्या होता है कि syllabus से बाहर, because topics तो बहुत vast होता है, so you have to see that you're only limiting yourself to the required information. And other than that, it's very important to know one's strengths and weakness. So people think that my optionals, like psychology and anthropology, people think that it must have been some kind of strategy to get more marks. But then my thinking was, be comfortable in your subject. Like even if you take maths, you should be confident and comfortable in it. So if you follow that, you need to know your strengths and weakness. So if you know that, then I think you can definitely get a higher ranking, I guess. So resources are limitless. So if you chase after every other information, you won't be reaching anywhere. The key is limit yourself to what you can do now and keep revising it. That will be more than enough, I guess. Every coaching institute will tell you the same thing. And nowadays you get their materials available online also. So self-study is the most important thing. Since my father is in the civil service, so yeah, so I used to go to the districts with him, and like that time I did not understand what was going on, but then I could say that like maybe my parents, they instilled in this in me, but then I realized I really want to do this. Like this is something I want to do. It's very difficult to stay motivated, but then you have to keep reminding yourself, why are you doing this? And if you slack off now,
you have to think about the future also. Like your present will definitely affect your future. It was very frustrating because it was a very long struggle, quite long actually for Exactly. yeah. So my parents, they helped me a lot to, they were the pillars of support at this time. I was unsure, like my academics were on hold because of this exam. So it was like this or that. But then, you get uncertainty in your life, in every phase of your life. So you can't just leave out things just because you're unsure. कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अरुणाचल सरकार द्वारा राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार अनेक कदम उठाए गए हैं। वहीं दूर दराज के ऐसे इलाके जहां पहुंचना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, वहां आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति हर तरीके से सुनिश्चित की गई है। कई बार हेलीकॉप्टरों के जरिए भी आवश्यक खाने पीने और स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं को पहुंचाया जा रहा है। इन्हीं चुनौतियों के बीच NIC भी अरुणाचल में प्रशासनिक कामकाज और कोविड प्रबंधन से जुड़े आपातकालीन कार्यों में लाइफलाइन बनकर सामने आए हैं। NIC राज्य में संचार की चुनौतियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑफिस जैसी सेवाओं के जरिए सरकारी विभागों और आम जनता के बीच एक ब्रिज की तरह कार्य कर रहा है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। कोविड-19 ने काम करने के तरीकों पर फिर से विचार करने और नए रास्ते तैयार करने के अवसर देने शुरू कर दिए हैं। इस काम में IT के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं की भूमिका अब पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। अरुणाचल प्रदेश में जहां चुनौतियां किसी पहाड़ से कम नहीं, वहां राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC कोविड-19 से उपजी नई परिस्थितियों से निपटने में ज़रूरी और कारगर भूमिका निभा सकता है, जिसकी कोशिश उसके कामों में भी नज़र आ रही है। It is running 24/7. We have to monitor it all the times. During COVID-19, actually, we have met our operation 24/7. That is already there, but then especially during night time also. न सिर्फ सरकारी विभागों और मंत्रालयों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठकें अब नियमित हो गई हैं, वहीं राज्य की ज़रूरी सेवाओं जैसे राज्य परिवहन निगम की बसों में कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुसार टिकटिंग की व्यवस्था लागू करना, राज्य में आने जाने के लिए पास प्रणाली को ज़्यादा बेहतर बनाने से राज्य के लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ है। NIC is working in the field for quite long, okay, but the COVID has made some changes. We are trying to put web VPN kind of thing so that people can access e-office, which is a most important tool for governance. For COVID management, the IT tools are used. Huge data is coming about affected people, about stranded people. It requires management of them, and we are working on that also with state government. केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कामकाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के पहले से ही प्रयास हो रहे हैं, लेकिन महामारी के संकट ने ऑफिस को भी अनिवार्य बना दिया है। डोगिन रांडा के साथ संजय प्रताप सिंह, DD न्यूज़, ईटानगर। नियमित योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। प्रतिदिन सेतु बंधासन करने से पीठ की मांसपेशियां मजबूत और लचीली होती है। इसके अलावा यह आसन रीढ़ की हड्डी, सीने और गर्दन में खिंचाव पैदा करके उन्हें टोन करने का काम करता है। इस आसन को रोज करने पर डिप्रेशन, चिंता, स्ट्रेस जैसी समस्याएं दूर रहती है। इसे करने से मन शांत रहता है और शरीर को एनर्जी भी मिलती है। इसके अलावा अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो वह भी इससे दूर हो जाएगी। पीठ के बल आराम से लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें तथा एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएं। दोनों एड़ियों को सुविधानुसार कसकर पकड़ें और घुटनों एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास लें। धीरे धीरे नितंबों तथा कमर को यथासंभव ऊपर उठाएं और सेतु जैसी स्थिति में लाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें
नितंबों तथा कमर को नीचे लाएं, पैरों को सीधा करें, विश्राम करें। मानसिक तनाव के बीच योग मन की शांति है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।